पश्चिम बंगाल पर सर नजर डाल लेते हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी का क्या हाल है। अगर टीएमसी की बात की जाए तो टीएमसी इस समय 116 पर है और बीजेपी 163 पर, यानी मार्जिन लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन सर इसी मार्जिन के साथ मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। जी 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 बिल्कुल, कि ये जो बम्पर जीत की ओर बीजेपी लगातार बढ़ती जा रही है, इसकी वजह क्या है? देखिए इसकी वजह बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के नेता हैं, नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं और सुनील बंसल हैं, भूपेंद्र यादव हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को बंगाल में मजबूत किया है और जनता को एक ये संदेश दिया कि नहीं, आप भय मुक्त होकर निकलिए, क्योंकि बीजेपी ने जो नारा दिया भय नहीं भरोसा, और बीजेपी भरोसा देगी। शायद यह भरोसा समझाने में बीजेपी कामयाब रही है और उसी भरोसे का नतीजा है कि बीजेपी इतने बड़े मार्जिन से आगे बढ़ रही है और टीएमसी काफ़ी पीछे है, क्योंकि टीएमसी को लेकर लगातार बीजेपी कह रही थी कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने बंगाल में भय बना रखा है, उस भय से बीजेपी मुक्ति देगी और बीजेपी कहीं ना कहीं उस भय से मुक्ति देती नज़र आ रही है और जो भरोसा है शायद वो कायम हो रहा है और उसकी तरफ लगातार अग्रसर बढ़ रही है। और मुझे लगता है कि ये आंकड़े कहीं ना कहीं दिखाने के लिए काफ़ी हैं किस तरीके से ममता बनर्जी को बंगाल की जनता ने सिरे से अब खारिज कर दिया है। बिल्कुल, ये जो भरोसा है वो आंकड़ों में नजर आ रहा है। लेकिन सर अगला सवाल मेरा ये भी, क्या ये जीत संगठन की ताकत का नतीजा है या फिर ये नैरेटिव सेट किया गया, नैरेटिव की लड़ाई थी? देखिए ये दोनों कह सकते हैं हम इसको। संगठन अगर मजबूत नहीं होता तो नैरेटिव सेट नहीं कर पाते। बिल्कुल, संगठन बीजेपी ने अपने आप मजबूत किया है वहाँ पर काफ़ी हद तक। और मैंने जिस तरीके से नाम लिया बड़े बड़े नेताओं का, क्योंकि बीजेपी ने 2021 के इलेक्शन के बाद से ही इस बात कमर कस ली थी कि संगठन अब हमको मजबूत करना है। क्योंकि एक पकड़ तो उन्होंने अपना बीज तो बो लिया था, 77 सीटें वो लेकर आ गए थे। कहीं ना कहीं जो बीज वो बो लिया था उनको अब उसको बड़ा करना था, उसको बड़ा बनाना था। बीजेपी ने ज़मीनी स्तर पर काम किया, संगठन को मजबूत किया और यही कारण है कि बीजेपी एक नैरेटिव सेट करने में कामयाब रही कि ममता दीदी की जो राजनीति है वो भय और डर की राजनीति है, भ्रष्टाचार की राजनीति है और कहीं ना कहीं असुरक्षा का जो माहौल बंगाल में पैदा हो गया था महिलाओं को लेकर, उसको लेकर बीजेपी ने तमाम तरह नैरेटिव गढ़े जिनको बनाने में वो कामयाब रही। और बीजेपी ने कहीं ना कहीं उन नैरेटिव्स को लेकर अपना जो एक पक्ष था वो दिखाने का प्रयास किया कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, रात को 1 बजे तक भी स्कूटी पर सवार हो पाएंगी। बिल्कुल, अमित शाह का यह बयान था रैली में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बीजेपी ने एक नैरेटिव सेट किया, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर हो, महिला सुरक्षा को लेकर हो, एजुकेशन को लेकर हो या कट मनी को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर हो, बीजेपी मुखर नजर आई। 21 से लेकर 26 तक संगठन मजबूत किया और पिछले 6 महीनों में बीजेपी ने जिस तरीके से एग्रेसिव कैंपेन ममता दीदी की राजनीति के खिलाफ चलाया है, उसी का नतीजा है कि बीजेपी को इतना अच्छा जो एक मार्जिन है वो मिलता नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए पश्चिम बंगाल के इलेक्शन का जैसे ऐलान हुआ सर, लगातार यहाँ पर बड़े बड़े वादे दावे किए जा रहे थे, रैलियों को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी, बड़े बड़े चेहरे जो हैं खुद पश्चिम बंगाल पहुंचे, वहां पर दमखम दिखाया। लेकिन जैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे, पश्चिम बंगाल की तस्वीर कुछ अलग हुई, जिस तरह से झालमुड़ी खाई, तमाम तरीके की तस्वीर सामने आई। तो क्या पश्चिम बंगाल में कितना असर पड़ा है पीएम नरेंद्र मोदी की रैलियों का, कैंपेन का? देखिए इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है अलीशा की, अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के अन्य नेता हो। चूँकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी 2 ऐसे बड़े नेता हैं जिनके पीछे जनता दीवानी रहती है जी। पीएम जहाँ भी जाते हैं हम सब देखते हैं, चाहे वो रोड शो करें तो बड़ी संख्या में जो जनता है वो सड़कों पर उनका इंतजार करती है। अमित शाह रैली करते हैं तो लाखों की भीड़ रैलियों में आती है, चाहे रोड शो करे सब में भीड़ जाती है, क्योंकि दोनों का क्रेज़ है। और जिस तरह से वो जनता को कैप्चर करते हैं ना, एक कहते हैं सम्मोहित कर लेना, बिल्कुल, चाहे वो इश्यूज़ को लेकर हो या अपने ज़बान के ज़रिए जो बोलने का तरीका है उनका उसको लेकर हो, कहीं ना कहीं दीवानगी उनकी बोलती है। और मुझे लगता है कि ये 2 बड़ा नाम रहे हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने ही बहुत सारी सभाएं की हैं। आपने झालमुड़ी का जिक्र किया, देखिए झालमुड़ी का जो उन्होंने झालमुड़ी जो खाई थी उसका इफ़ेक्ट इतना पड़ा कि ममता दीदी को सामने आना पड़ा था, बोलना पड़ा था कि ये नौटंकी कर रहे हैं, झालमुड़ी खा रहे हैं, ये है वो है, बहुत तरह की बातें उन्होंने कही। तो वो भी एक नेगेटिव कैंपेन उनकी तरफ गया कि झालमुड़ी तो देखिए एक स्नैक है वहाँ का, आप उसको लेकर भी राजनीति कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है आज की डेट में कि आप हर चीज़ को लेकर एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास करें कि नहीं ये तो गलत ही कर रहे हैं।
लेकिन सर देखिए यहाँ पर विपक्ष का तो ये काम होता है, हाँ बिल्कुल, चीज को एक हर चीज से पॉलिटिक्स करना। झालमुरी को लेकर काफी पॉलिटिक्स हुई, लेकिन उसका नतीजा ये है कि जहां पर झालमुरी खाई थी उसके आसपास की 4 सीटों पर लगातार बीजेपी आगे बनी हुई है। सर मेरा अगला सवाल ये है कि अमित शाह की ग्राउंड स्ट्रैटेजी कितनी ज्यादा निर्णायक साबित हुई है पश्चिम बंगाल में? बहुत ज़्यादा निर्णायक साबित हुई है। मैं आपको बता दूं कि पूरे इलेक्शन के दौरान अमित शाह ने कई दौरे किए। इलेक्शन में तो वो कई दिन तक वहाँ रहे भी हैं, रैलियाँ की लगातार। उससे पहले भी वो लगातार मीटिंगें करते रहे वहाँ पर, जो जिन लोगों को संगठन के तौर पर वहाँ पर लगाया हुआ था, लगातार उनसे फीडबैक लेते रहे। बहुत सारी चीज़ें थी। तो अमित शाह का रोल बहुत अहम रहा है इस बार, क्योंकि गृह मंत्री हैं देखिए, और गृह मंत्री होने के नाते उन्होंने SIR का मुद्दा जो उठाया था उसको लेकर वो बहुत मुखर थे, घुसपैठियों को लेकर बहुत मुखर थे, और रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर काफ़ी ज़्यादा मुखर थे वो। तो उन्होंने उन्हीं चीज़ों को टारगेट किया जिससे कि जो हिंदू वोट बैंक है थोड़ा सा पोलराइज हो, और मुझे लगता है कि पोलराइज हुआ है, और यही कारण है कि पोलराइजेशन का की नतीजा हमारे सामने दिख रहा है, और अमित शाह का रोल उसमें बहुत अहम था। लेकिन सर देखिए यहाँ पर कहा जाता है कि बीजेपी लगातार हिंदुत्व की राजनीति करती है, तो क्या पश्चिम बंगाल में भी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का मुद्दा बंगाल में किस तरह का काम आया है बीजेपी के लिए? देखिए, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद बीजेपी का कोर इशू है। बिल्कुल, बीजेपी इनके इतर शायद मुद्दे नहीं ढूंढती है। राष्ट्रवाद को वो हमेशा लेके चलती है। किसी भी राज्य में इलेक्शन होते हैं तो राष्ट्रवाद का मुद्दा जरूर उठाती हैं, क्योंकि राष्ट्रवाद सीधा सीधा यहाँ पर हिंदू मुसलमान से जोड़कर देखा जाता है। बीजेपी लगातार हिंदुत्व की बात करती है और कहती है कि राष्ट्रभक्ति हम लोग करते हैं, हम देश की बात करते हैं। हालांकि उनका अपना सोचना है, लेकिन इसमें जात पात कहीं ना कहीं उनमें डालने का ये लोग प्रयास करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि देश में आतंकवाद जितना भी पनपा है हमारे यहाँ, वो किस धर्म से आता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं बीजेपी उसको समझाने में ये लगातार प्रयासरत रहती है, एक नैरेटिव सेट करने में लगी रहती है कि हाँ, हिंदू मुस्लिम क्यों होता है हमारे देश में। और राष्ट्रवाद इसीलिए वो लोग कहते हैं कि हम देश को सुरक्षित कर रहे हैं आतंकवादियों से, भ्रष्टाचारियों से, बहुत तरह की चीज़ें हैं, और इसीलिए बीजेपी हर इलेक्शन में इस इशू को उठाती है। और बंगाल में तो काफ़ी बढ़ चढ़ कर था, क्योंकि बंगाल से हमने देखा बांग्लादेश से कितने सारे जो घुसपैठिए थे वो यहाँ पर आए, अलग अलग संज्ञा उनको दी। रोहिंग्या मुसलमान बताया गया, या बाहरी मुसलमान बताया गया, लोगों के जो हक खाने वाले मुसलमान बताया गया, बहुत तरह की चीज़ें करी गई। तो कहीं ना कहीं वो राष्ट्रवाद से जोड़ के देखा गया उस चीज़ को कि सुरक्षा एक खतरा बन गई है इनके कारण से देश में। इसलिए वो राष्ट्रवाद बीजेपी हमेशा लेके चलती है, क्योंकि उन्हें पता है कि देखिए मुस्लिम वोट बैंक उनको मिलना नहीं है, और हमेशा से कहते भी हैं वो लोग। लेकिन लगातार PM का ये एक प्रयास रहता है कि सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, बहुत तरह की बातें होती हैं। कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक भी उनको महिलाओं का मिला था, हमने 2024 के इलेक्शन में देखा जब ट्रिपल तलाक का मामला आया था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी राष्ट्रवाद को लेकर हमेशा चलती रही है। देखिए जैसे तस्वीर है कि इस समय टीएमसी के खाते में 120 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 160 हैं। तो टीएमसी कहीं ना कहीं पछड़ती हुई नजर आ रही है बीजेपी के मुकाबले। काफी बड़ा मार्जिन है, 40 सीटों का अंतर है। 40 सीटों का अंतर आ गया है। ये मार्जिन शायद खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाएगा टीएमसी के लिए। लेकिन मैं एक चीज कह रही हूँ सर, ममता बनर्जी की कौन सी गलतियां उन्हीं पर भारी पड़ गई हैं? देखिए, ममता बनर्जी की काफ़ी सारी गलतियां हैं जो भारी पड़ी हैं उनके ऊपर, चाहे वो महिला सुरक्षा को लेकर हो, जिस तरह के बयानबाजी उन्होंने की आरजी कर के बाद, और टीचरों को लेकर हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और वो कंटिन्यू एक नैरेटिव अगेंस्ट में मोदी साहब के चलाती रहीं, सेंटर के अगेंस्ट में चलाती रहीं, कि सेंटर से लगातार झगड़ती रहीं इश्यूज़ को लेकर। SIR का जब मुद्दा आया तो कहीं ना कहीं SIR को लेकर वो केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक चली गई, वकील बनी, खुद भी बनी, वो दिखाने के लिए कि देखिए मैं अपनी जनता के साथ हूँ और जनता के साथ मैं खड़ी हुई हूँ। लेकिन जनता भी समझ रही थी कि जो SIR है वो दरअसल एक प्रोसेस है, उसमें जो फर्जी वोटर्स हैं उनको हटाया जा रहा है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके जो असली वोटर है उसका वोट पड़े, ना कि फर्जी वोटर पड़े। क्योंकि लगातार ये आरोप लगते रहे थे टीएमसी के ऊपर कि उनका जो एक वोट बैंक है वो एक बहुत बड़ा फर्जी वोट बैंक है, जो घुसपैठिए के तौर पर यहाँ पर रह रहा है, और वो एक नहीं, दो नहीं, अलग अलग जगहों पर जाकर वोट डालते हैं, जिसका नुकसान जनता को हो रहा है। वहाँ की जो उनकी आम जनता की मिलने वाली चीज़ें हैं उन तक ना पहुंचकर कहीं ना कहीं वो उनका दोहन कर रहे हैं। तो वो एक नैरेटिव बीजेपी ने सेट किया कि सुरक्षा से जोड़ते हुए, और जो भी चीज़ें थी ममता बनर्जी के अगेंस्ट में वो गई हैं। जो हिंदू वोटर है वहाँ का, बहुत सारे समाज हैं वहाँ पे, मतुआ समाज है, भद्रलोक समाज है, और अलग अलग वर्गों के लोग आते हैं।
जिसमें ओबीसी भी हैं, एससी भी है, एसटी भी हैं, ट्राइबल्स भी हैं और जनरल कैटेगरी के लोग भी हैं। तो वो सब लोग समझ रहे थे कि हाँ, इश्यूज को छोड़कर बातें कहीं और की जा रही हैं। देखिए सर, आप काफी लंबे समय तक पश्चिम बंगाल रहे, वहाँ के जमीनी मुद्दों को जाना, लोगों से मिले, बातचीत जानी कि आखिर लोगों के दिल में क्या है। लेकिन आपने कहा कि वहाँ पर जो है साइलेंट वोटर्स ज्यादा थे, कुछ कहने से बच रहे थे। बिल्कुल। तो क्या स्थानीय नेतृत्व की कमी की वजह से टीएमसी को नुकसान पहुंचा है? देखिए, स्थानीय नेतृत्व तो वहाँ पर टीएमसी का बहुत स्ट्रांग है जी, बहुत स्ट्रांग था। लेकिन इस बार जो इलेक्शन कमीशन ने काम किया सिक्योरिटी पर्पज से, जिस तरह के मैनेजमेंट और जिस तरह के अरेंजमेंट्स वहाँ पर सिक्योरिटी के किए गए ना, जो कि उससे पहले देखिए मैं आपको बताऊँ कि टीएमसी के लोग किसी दूसरी पार्टी के लोगों को निकलने ही नहीं देते थे। हमने खूब देखा कि कितनी घटनाएं हुई हैं हिंसा की वहाँ पर पहले, और जो स्थानीय लोग तो उनको डराया जाता था कि अगर आप उनको वोट देने जाओगे या उनकी रैली में शामिल हो गए या उनकी बात करोगे, झंडा भी लगाओगे तो आपको परेशानी हो जाती थी वहाँ पर। कितनी मारपिटाई की घटना सामने। तो यही गुंडागर्दी जो थी टीएमसी की, वही उनका सबसे बड़ा सिरदर्द बनी है। और ये एक इलाके में नहीं है, पूरे बंगाल की कहानी बता रहा हूँ आपसे मैं, क्योंकि मैं जहाँ पर भी गया तो हर इंसान ने, हर वोटर ने ये बात को बोला है कि ममता बनर्जी की पार्टी गुंडागर्दी करती है, परेशानी उनको होती है, सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, एजुकेशन एक बड़ा मुद्दा है, कट मनी एक बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन खुलकर नहीं बोल पा रहे थे, क्यों? डर के मारे कि टीएमसी के लोग अगर हम बोलेंगे तो हमको कहीं ना कहीं आके हमारे साथ गलत कर सकते हैं। लेकिन सर, देखा जाता है जिस भी राज्य में इलेक्शंस होते हैं तो सबसे पहले बीजेपी का काम होता है बूथ मैनेजमेंट पर मजबूत होना, बहुत जमीनी लेवल पर जाकर बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करती है। तो क्या बीजेपी ने बूथ मैनेजमेंट में बढ़त हासिल कर ली है? बिल्कुल बढ़त हासिल की है बीजेपी ने। बीजेपी देखिए संगठन के तौर पर ना बहुत मजबूत पार्टी है, उनका जो कार्डर है बहुत बड़ा है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 2021 के बाद से ही बीजेपी ने अपने कैडर को ज़मीनी स्तर पर मजबूत किया है। हर बूथ पर पन्ना प्रमुख बनाए जाते हैं। पन्ना प्रमुख कौन होते हैं कि एक पर्चा दे दिया जाता है, उसमें 50 वोटर के नाम होते हैं। उस पन्ना प्रमुख का एक काम होता है कि उन वोटरों तक पहुंचना और बीजेपी के बारे में बताए उनकी राजनीति के बारे में, उनके संगठन के बारे में, और जो वो एजेंडा बना रहे हैं चुनावों को लेकर वहां तक पहुंचाए। तो बीजेपी उस माइक्रो मैनेजमेंट लेवल तक काम करती है, और यही कारण है कि बीजेपी आज उस माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए यहाँ तक पहुँची है, सत्ता के शिखर तक बंगाल में, और वहाँ पर अब सत्ता पर काबिज होने जा रही है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि बीजेपी ने ज़मीनी स्तर पर जो अपना मैनेजमेंट है वो बहुत मजबूत किया था, और उसी का ये फल है कि बीजेपी इस स्थिति में वो पहुंच गई है। तो सर, क्या केंद्रीय योजनाओं और लाभार्थियों ने वोट ट्रांसफर में अहम भूमिका निभाई है? देखिए, योजनाएं तो ऐसा नहीं कि ममता दीदी ने नहीं चला रखी थी जी। बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जो डायरेक्ट बेनिफिट वहाँ की जनता को देती थी। उसके जवाब में बीजेपी ने भी अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारी बातें कहीं, चाहे वो महिलाओं को लेकर पैसे की बात हो। ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर ये एक आरोप ये भी लगते थे कि जो 1500 रुपये वो देती थी ना, वो जो टीएमसी से जुड़े लोग थी, महिलाएं थी, उनको देते थे। जो बीजेपी से या दूसरे लोगों से जुड़े हुए थे, उनकी बात नहीं मानते थे, उनको पैसा नहीं दिया जाता था। ये भी एक लोगों के मन में रोष था कि जब योजना है तो सबके लिए होनी चाहिए, उसमें पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो एक वो भी फैक्टर था। बीजेपी ने उसको रकम को बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया। ममता दीदी 1500 देती थी और एससी समाज के लोगों को 1700 देती थी। बिल्कुल सर, लेकिन हाँ, एक और सवाल मेरा ये है, क्या ध्रुवीकरण ने चुनावी नतीजों को प्रभावित कर दिया है? बिल्कुल प्रभावित किया है, और उसका जीता जागता उदाहरण है कि मुस्लिम वोट बैंक जो पूरी तरीके से ममता बनर्जी के साथ नजर आता था, वो एक ये कहती थी कि 30% के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, 30% जो मुस्लिम वोट है वो तो हमारा अपना वोट बैंक है, वो कहीं जाएगा नहीं। अगर ये 30% वोट बैंक उनसे छिटका है, यही कारण है कि जो बीजेपी 165 तक पहुंच गई है, टीएमसी अभी 123 पर नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जो उनका वोट बैंक था उसमें डेंट लगा है। अब वो डेंट क्या ओवैसी की पार्टी ने लगाया है या हुमायूं कबीर ने लगाया है, वो बात का सवाल है। सवाल मेरा यही था कि क्या टीएमसी के भीतर असंतोष जो देखा गया वो बीजेपी के लिए फायदेमंद हो गया क्या? जिस तरह से हुमायूं कबीर अलग हो गए, पार्टी छिटक कर उन्होंने नई पार्टी बना ली, तो क्या बीजेपी के लिए ये एक फायदेमंद रहा? देखिए, बिल्कुल फ़ायदेमंद रहा है, क्योंकि बीजेपी तो देखिए वहाँ पे अपना आपका मजबूत कर रही थी।
लेकिन इस बार बीजेपी ने एक काम ही अच्छा किया था कि टीएमसी से किसी लोगों को शामिल नहीं किया। जो पहले के शामिल हो रहे थे तो उन्हीं से हाँ। उन्हीं के साथ चले हैं और नए लोगों को शामिल नहीं किया था, क्योंकि वो जान रहे थे कि अगर उन्हीं को लोगों को शामिल करेंगे तो फिर हम अपना संगठन कैसे मजबूत कर पाएंगे। हालांकि इसमें एक बात और है, मेरी जब वहाँ पे कई लोगों से बातचीत हुई, बीजेपी के लोगों से, एक कैंडिडेट से ही मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि जितेंद्र जी, हम आपको बता रहे हैं कि नतीजे आने दीजिए, कम से कम टीएमसी के ही मुस्लिम 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जो बीजेपी में आएंगे बाद में, जो आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। उन्हें पता है हम चुनाव जीत जाएंगे और हमें अब ममता दीदी का साथ छोड़ना है, क्योंकि हमें बंगाल का चिंता करनी है, बंगाल को लेकर आगे जाना है, बंगाल को लेकर आगे बढ़ना है। तो हो सकता है कि उनकी बात भी सच हो जाए कि आने वाले टाइम में टीएमसी के ही कुछ कैंडिडेट हों जो बीजेपी में शामिल हो जाए जीत कर। सर, अगर देखिए आज का ज़माना सोशल मीडिया वाला ज़माना है, डिजिटल कैंपेनिंग आजकल पार्टी की ओर से की जाती है, तो किसकी ज़्यादा अच्छी थी, किसकी ज़्यादा रणनीति प्रभावी रही लोगों के बीच में? इस बार की अगर देखिए, आईपैक एक संस्था थी जिसको ममता बनर्जी सारा काम देखती थी, इन एंड आउट, कहाँ किसकी रैली होनी है, क्या प्रचार होना है, किसको कहाँ टिकट दी जानी है, किसको क्या बोलना है, सोशल मीडिया पे क्या जाएगा, वो सब काम टीएमसी के लिए आईपैक करती थी। लेकिन आईपैक के दफ्तर पर ताला लग चुका है, क्योंकि ईडी ने छापेमारी की थी और हमने देखा था कि ममता बनर्जी खुद वहाँ से फाइलें लेकर किस तरीके से निकली थी। तो बहुत सारे सवाल निशान थे, उनको भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप उनके ऊपर लगे थे। बीजेपी के लिए काम करते हैं अमित मालवीय, जो उनके आईटी सेल के हेड है जी। और पूरा जो नैरेटिव है ना आज की डेट में, हम ये जो फ़ोन यूज़ करते हैं, दर्शक आज की डेट में इससे जुड़े रहते हैं अपना। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि ये तुरंत एकदम ऑन एयर होती है, फायर होती है, जनता तक पहुंच जाती है। और बीजेपी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में अपने आप को बहुत आगे लेकर जा चुकी है। जो स्ट्रेटेजी उनकी बनाई जाती है वो इसी को ध्यान में रखकर बनाई जाती है कि जो सोशल मीडिया से हम किस तरीके से लोगों को कनेक्ट करेंगे, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बनती है जीत में। बीजेपी क्या ज्यादा प्रभावी रहा लोगों के बीच में सोशल मीडिया और डिजिटल कैंपेनिंग? बिल्कुल सर देखिए, युवा वोट जो है वो आजकल बहुत ज्यादा गेम चेंजर साबित होता है। तो क्या जो युवा वोटर्स हैं और जिन्होंने पहली बार वोट किया है, क्या उन्होंने ये गेम बदल दिया है? क्या वो गेम बीजेपी खाते में चला गया सारा? देखिए, युवा वोटर तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ममता बनर्जी के खिलाफ था, क्योंकि जब मेरी बातचीत वहाँ पर बहुत सारे वोटर्स से हुई, चाहे वो स्टूडेंट थे या नौकरी पेशे वाले लोग थे, उनका कहना था कि नई इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर आ नहीं रही हैं, कंपनीज यहाँ पर आ नहीं रही हैं, एजुकेशन, युवा को नौकरी चाहिए थी, बेसिक को नहीं है। बिल्कुल, और एजुकेशन सिस्टम वहाँ पर कोई बहुत बड़े आ नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं युवा के मन में तो ये था कि हाँ, अब बदलाव करने का समय आ गया है, और उन्होंने मन बनाया था। बदलाव मुझे लगता है कि वो होता नज़र भी आ रहा है, और बदलाव शाम तक पूरी तरीके से हो भी जाएगा। लेकिन सर, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये जीत लंबे समय की रणनीति के रिजल्ट्स हैं, या फिर ये लहर जो है बहुत शॉर्ट टर्म रहने वाली है? देखिए, शॉर्ट टर्म तो ये लहर नहीं रहेगी, मैं आपसे बता दूं। आज की डेट में कोई भी पार्टी किसी स्टेट में अगर जीत रही है ना, तो अलीशा आप मान के चलिए कि वो 2 टर्म तो निकाल ही देती है। क्योंकि स्कीम्स ऐसी लाई जाती हैं जनता को रिझाने के लिए, लुभाने के लिए। भले ही आप कितने ही डेफिसिट में चले जाइए, लाखों करोड़ रुपए के डेफिसिट में हर सरकार चल रही है देश में, भारत की आज की डेट में। बंगाल भी कुछ कम डेफिसिट में नहीं होगा, उसके ऊपर भी काफ़ी कर्जा होगा। तो कर्जा ले लेके आप जनता तक डीबीटी कर रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र उनको दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्ट एक तरीके से फ़ायदा उनको दे रहे हैं आप। तो इसीलिए जनता को जब चीज़ें फ्री मिलती हैं और स्कीमें लाई जाती हैं, और चूँकि अब तो देखिए सेंटर में मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार है, स्टेट में तो डबल हो जाएगी, डबल इंजन की सरकार बन जाएगी। हाँ। और जब डबल इंजन की सरकार चलेगी तो देखिए, बंगाल का इतिहास बहुत अच्छा रहा है। एक समय में उसको भारत का मानचेस्टर कहा जाता था। उद्योग घराने वहाँ पे बहुत सारे थे, क्योंकि कनेक्टिविटी पानी की भी है, एयर की भी है, रेल की भी है, तो बहुत अच्छा कनेक्टिविटी थी उनकी। तो बीजेपी अब कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की बात करेगी। हमने देखा है कि किस तरीके से बड़े बड़े प्लांट वहाँ पर जैसे आने थे, नंदीग्राम में हो गया या सिंगूर में हो गया, ठीक है, टाटा का प्लांट वहाँ पर नहीं बनने दिया गया, और भी कई सारे ऐसे प्लांट्स थे जो उनको इंडस्ट्री नहीं लगने दी गई। बिल्कुल। तो अब बीजेपी उनको आगे लेकर जाएगी, डेवलपमेंट की बात करेगी, तो जाहिर तौर पर जब डेवलप होगा तो आगे भी उनकी राहें आसान रहेंगी। बिल्कुल। तो ये मेरे सवाल थे सर, जरूरी जानना था, लेकिन जरा एक बार अपडेट कर देते हैं दर्शकों को कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में टीएमसी 123 पर है, बीजेपी की बात की जाए तो 165 पर है, अदर्स की बात की जाए तो अदर्स तो 300 पर उठी नहीं है, अगर नीचे आई है तो वो 2 पर टिकी रह गई है। लेकिन अलीशा, मेरे को सबसे ज़्यादा जो चौंका रहा है वो साउथ चौंका रहा है। कांग्रेस
वहाँ पर 100 सीटों पर आगे है केरला में। केरला 140 में से सर 140 में से तो थम्पिंग मेजॉरिटी उनको मिली है। और कांग्रेस के लिए अच्छी बात है, लेकिन बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा एक सिरदर्द बनेगा, क्योंकि साउथ में 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें अब हो जाएंगी। तेलंगाना में, कर्नाटका में ऑलरेडी उनकी सरकार है और अब यहाँ बन जाएगी। वहीं तमिलनाडु जो बराबर का राज्य है, वहाँ पर भी बहुत अप्रत्याशित नतीजे सामने आ रहे हैं। थलापति विजय की जो एक तमिल के बहुत बड़े तमिल एक्टर हैं, उनकी पार्टी टीवीके ने झंडा गाड़ दिया है, वहाँ पर झंडा बुलंद कर दिया है। 109 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं। डीएमके को काफ़ी नुकसान हुआ है, महज 52 सीटों पर है वो। एडीएमके वो भी करीब करीब अच्छी खासी मेजोरिटी वहाँ पर ले रही है। बिल्कुल। और पुडुचेरी में, जो कि छोटा सा स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पर एनडीए शासित सरकार वहाँ पर अब हमको देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं साउथ में बीजेपी का कमल खिल रहा है, असम में बीजेपी का कमल खिल रहा है, और साथ ही साथ बंगाल में भी बीजेपी का कमल अब खिल रहा है। बिल्कुल। तो शाम तक पूरा क्लियर हो जाएगा, हालांकि कुछ हद तक अब क्लियर हो चुका है कि आखिर किस किस राज्य में कौन कौन सी सरकार आने वाली है। फिलहाल ये अपडेट लगातार स्टेट मिरर पर जारी है। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपको ऐसे ही अपडेट्स हम देते रहेंगे।